कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में। तो कम्युनिकेशन से, रेडियो से या वाले कहीं से भी हम लोगों को जो खबर मिलती थी हेडक्वार्टर से, तो बातचीत में यही होता था कि हम हारे हैं चाइना से तो अपनों के कारण हारे हैं। अगर हमारा प्रधानमंत्री या डिफेंस मिनिस्टर ने कोशिश किया था कि और इन्फोर्समेंट भेजा जाए और वहाँ भेजा जाए, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ऐसा सुनने में आया था कि मना कर दिया था। इसलिए हम लोग चाइना का वार में डिफीट हो गए थे। वहाँ रहे, फिर वहाँ से फिर बर्फ पड़ना शुरू हो गया। बर्फ जब पड़ना शुरू हो गया तो वहाँ फिर सारे रास्ते बंद हो गए। जब बर्फ पिघलना शुरू हुआ तो फिर वहाँ पर ट्रुप्स भेजना, लॉन्ग पेट्रोलिंग भेजनी हुई। तो इन्फेंट्री के जवान, एक ऑफिसर्स, मेजर साहब, एक दो और जीशोज और वहाँ के एनसीओज जवान जाते थे। उनके बाद साथ सिग्नल वाले भी जाते थे कम्युनिकेशन के लिए। तो उसमें मुझे पता चलता था कि जाने वाले हैं, तो क्योंकि मुझे सिग्नल सेंटर में डिटेल था, फिर भी मैं जाकर इंटरव्यू लेता था अपने कंपनी कमांडर से कि साहब हमको भेजिए उनके साथ। तो पहले तो मना करते थे, फिर हमारे आग्रह पर भेज देते थे। तो हम इन्फेंट्री वालों के साथ बॉर्डर पर जाते, जब पिघल गया बर्फ तो वहाँ गए। तो पहली बार गए तो बमडीला पहुँचे। तो बमडीला में एक ब्रिगेड खत्म हो गया था, यानी कई बटालियन मारी गई थी। और सिला में और थे ब्रिगेड, वहाँ मार गए। एक डिवीजन में 3 ब्रिगेड होते हैं। तो उस समय वार में हमारे तीनों के तीनों ब्रिगेड खत्म हो गए थे। जितनी बटालियन से तब जो भाग हो करके या कैसे वैसे छिप छिपा करके जैसे आ गए, जान बचा कर आए, बाकी वहाँ से सब खत्म हो गए थे। बमडीला में रुके तो वहाँ से पता चला कि आगे अभी बर्फ नहीं पिघला है, रास्ता बंद है। जहाँ अभी चूंकि मेरे पास वायरलेस सेट था तो उसको वहाँ पोर्टर उस समय नहीं मिलते थे। कोई बार तुरंत बार हुई थी, सब न पोर्टर मिलता था न कोई ले जाने वाला था। तो बमडीला में रोक दिए गए। तो वहाँ कोई बोलते हैं कि विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप विश्वास ना करें या ना करें, जो वहाँ की घटना घटित हुई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। वहाँ रात में चीख पुकार सुनाई पड़ती थी, मारो काटो और वाह मर गए है, जैसे गोली लगती है आदमी तरफता है, इस तरह से वो बनता था। जितने और थे इन्फेंट्री वाले, वो जहाँ पर हम लोग कैंप लगा कर रुके थे वहाँ से चले आए, इधर उधर हो गए। और चूंकि मेरे पास वायरलेस सेट था तो हम उसको छोड़कर इधर उधर नहीं जा सकते थे। तो ये रात भर हमको ये कानों में हमारी आवाज़ आती रही। तो मैं हिम्मत करके एक काम किया जो कि अलाउ नहीं था, फिर भी अपने इनिशिएटिव से क्या किया कि मेरे पास बंदूक थी, गोली थी, अम्युनिशन था, तो मैं फायर किया। फायर करने से के बाद कुछ वो आवाज़ें शांत हुई। ये मैं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो ये डराने के लिए आवाजें आ रही थी क्या? वहाँ चीख पुकार सुनाई पड़ती थी, डराने के नहीं, ऐसे चीख पुकार, जो गोलियां लगती थी मरते थे ना, तो चीख पुकार जैसे होती थी वही वो गूंज रही थी, सुनाई पड़ रहा था वहाँ। हो गया। तो दूसरे दिन थोड़ी और लोग तो चले गए नीचे, जहाँ अपने अपनी गाड़ियों में। इन्फेंट्री वाले चले, एक मेजर साहब के साथ पैदल चले गए थे इधर उधर देखने के लिए। और जब मैं बचा था तो वहाँ एक टैक्सर होता है, जो रोड बनाने वाली फोर्स होती है, कुछ थोड़ी देर पर उनका कैंप था। तो वहाँ के अफसर आए, एक बोला कि तुम यहाँ अकेले मत रहो, यहाँ ऐसा ऐसा है, तुम चलो हमारे पास रहो। तो एक इंजीनियर साहब थे, सदर्न साइड के, तो बड़े अच्छे थे, उनको ले गए अपने कमरे में रखा। जब तक बटालियन मतलब रकी पार्टी वापस नहीं आई, तो रकी पार्टी आ गई 2-4 दिन के बाद। तो बोले कि आगे अभी तक बर्फ पिघली नहीं है, हम लोग नहीं जा पाए हैं, अभी फिर कोई डेट ले करके जब हेडक्वार्टर से आर्डर मिलेगा तो फिर आएंगे। फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। फिर
कुछ दिनों के बाद फिर डिटेल हुई पार्टी, तो फिर मैं वॉलंटियर हो गया कि नहीं, मुझे जाना है और देखना है कि कैसे कैसे हुए थे। तो उस बार बर्फ पिघल चुकी थी, तो बमनीला से सीला पहाड़ी पर जाने के लिए 22 टर्निंग, 22 चक्कर लगाने के बाद छोटी गाड़ी वहाँ पहुँची थी टॉप पर। जब हम वो लोग वहाँ गए देखे, तो जो जो तिब्बती थे या बॉर्डर के आदमी, वहाँ के जो लोकल आदमी थे गाँवों के, वो क्या कर रहे थे कि उनके पास जो हमारी आर्मी के जवान जो मरे थे या जो भी, उनकी डेड बॉडी, उनके कपड़े लत्ते, मच्छरदानी और कंबल वगैरह समेट कर अपने अपने टोकरियों में भर रहे थे, अपने अपने लूटपाट कर रहे थे। हाँ, हथियार नहीं ले रहे थे। फिर हमारे जो इन्फेंट्री के जवान थे, जो की पार्टी गई थी, उनका काम था कि जो हथियार मिलता था वो इकट्ठा करते थे और लाशों को इकट्ठा करके पेट्रोल छिड़क करके आग लगाए जाते थे, उनको करते थे। तो इस तरह से हम लोग, कुछ अंदाजा है कि कितने लोग मारे गए अरे होंगे? आपको पता नहीं है, जो जिसको पता है, डिवीजन पूरा एक डिवीजन में 3 ब्रिगेड होते हैं, एक ब्रिगेड में 3 बटालियन होते हैं, एक हेडक्वार्टर होता है। कुछ ही आदमी बचकर जो आए थे, बाकी सब खत्म हो गया था, कुछ नहीं बचा था। इसके बाद आ गए, फिर दूसरी पार्टियां गई। जब मैं वॉलंटियर भी होता था तो हमारे कंपनी कमांडर बोलते थे कि तू ही नहीं जाएगा, तुम ही जाते हो और कोई नहीं जाता है, तुम रेस्ट करो फिर भेजेंगे। फिर जब थर्ड पार्टी गई तो फिर वहाँ से बमरीला से हम लोग पैदल, मतलब 20 दिन 20 डेज का वो था रकी पार्टी। तो हम लोग चाइना बॉर्डर के किनारे 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 पूरा नेफा, उस समय जो नॉर्थ फ्रंटियर नेफा बोला जाता, जो अरुणाचल है, इसका नाम पहले था नेफा, नॉर्थ फ्रंटियर। तो उसके बॉर्डर हम लोग 20 दिन रकी किया। उस रकी करने का अर्थ था कि इन्फेंट्री के 2 ऑफिसर होते थे, जीसीओज होते थे, हवलदार एनसीओ सभी होते थे। उसमें हमारे 2 सिग्नल के होते थे, एक मेडिकल का होता था जो ट्रीटमेंट करने के लिए होता था। तो हम लोग साथ बॉर्डर में 20 दिन रुके और रकी किया। वो लोगों ने अपना रिपोर्ट, हमारा काम होता था कि जो कंपनी कमांडर, जो मेजर साहब लिख कर देते थे, वो वायरलेस से यहाँ हेडक्वार्टर में पीछे भेजते थे। हमारा तो सर पे जावे था, लेकिन अपना बैग और राइफल, अम्यूनिशन सब कैरी करना पड़ता था, और अपना खाने का सामान भी कैरी करना पड़ता था। तो जो इन्फेंट्री के जवान थे, वो तो अपना राइफल, अम्यूनिशन और अपना बैग कैरी किया, उसमें खाने का सामान डबल होता है, मतलब एक वायरलेस से भी होता था और अपना सामान भी होता था, कैरी किए हम। ये तो था रकी का। अभी आपको बताएं कि वहाँ जो एक्सपीरियंस हुआ, हमको ये होता था, हम खासकर इसलिए भी जाते थे कि हम देखें कि हमारा बॉर्डर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है। क्योंकि सिग्नल में होने के नाते मुझे उत्सुकता थी। मैं वायरलेस पर जो हमको मिलता था समाचार लिखकर, वो भी पीछे हेडक्वार्टर में मिलता था। उसके साथ साथ मैं अपना डायरी भी मेंटेन करता था कि यहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे बोलते हैं, क्या खाते पीते हैं, क्या है। तो बॉर्डर पर वहाँ सिर्फ हमारे यहाँ प्लेन में, यहाँ मध्य में उसको सामा काकुन बोलते हैं, अब वहाँ कुछ और ही बोलते थे। वो पैदा होता है और मकई कहीं कहीं, और बाकी वहाँ और अनाज के रूप में कुछ नहीं पैदा होता है। वहाँ के लोग ज़्यादातर मांसाहारी होते हैं। मांसाहारी में पिग्स, सुअर ज़्यादा पालते हैं, और ज़्यादातर वहाँ सब बौद्धिस्ट होते हैं। तो बौद्धिस्टों का ये है कि मांस तो खाते हैं पर मारते नहीं हैं, उसको बांध देते हैं, जब चारा पानी कुछ नहीं दिया जाता, जब मर जाता है तो उसको खाते हैं। तो वहाँ का जो मुखिया होता था, उसका घर तो अच्छा होता था, वहाँ पत्थर का बना होता था, उसका शासन चलता था, मुखिया का कहना पूरा गांव मानता था। लेकिन बाकी